चैप्टर नंबर 16 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगर चैप्टर को हम सिंगल एंट्री बोले तो वो भी सही है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हो डबल एंट्री सिस्टम, मतलब जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते थे, लेकिन इस चैप्टर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सिंगल इफेक्ट के होंगे, तो इसलिए इसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। आपको इसमें मीनिंग देके रखा हुआ है, द मेथड ऑफ बुक कीपिंग इन विच प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम्स आर नॉट फॉलोड इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ऐसी मेथड बुक कीपिंग की जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि हम सिंगल ट्रांजैक्शन को शो करते हैं, तो ऐसी प्रिंसिपल्स जो होगी या ऐसी अकाउंटिंग जो होगी वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाएगी। यहाँ पर तो ऐसी बुक कीपिंग जिसके अंदर हम हर एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ सिंगल इफेक्ट शो करेंगे तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाएगी। नॉर्मली इस सिस्टम के अंदर हम हर एक ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट शो करते हैं, और ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो अधिकतर कैश ट्रांजैक्शन और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी को रिकॉर्ड करता है। बाकी आपका जो नॉमिनल है और रियल नेचर के अकाउंट होते हैं वो उसको इग्नोर कर देता है। तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में दोनों में डिफरेंस ये है कि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के कम से कम हम दो इफेक्ट बताते थे और हर एक ट्रांजैक्शन दो तरीके से प्रभाव करता था। लेकिन अगर सिंगल एंट्री की बात करें तो वहां पर हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट नहीं होते हैं, एक सिंगल इफेक्ट होता है। इसलिए इसे हम सिंगल एंट्री भी बोलते हैं और इसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पहलू दिखाएगा एक ट्रांजैक्शन का, दूसरा पहलू को वो इग्नोर कर देता है। अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है लिमिटेड स्कोप। इसका जो स्कोप है, इसका जो दायरा है वो बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट के रिकॉर्ड होते हैं, तो ये बड़े बड़े बिजनेस के लिए काम नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं जो कम सामान का लेन देन करते हैं या कम कैपिटल पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम जो है वो चल सकता है या वो ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो होंगे इस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक तरीके से इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ लेन देन करते हैं तो उसमें दो चीज तो होगी, लेना और देना, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होगा, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलेंगे। कैश एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, यहाँ पर सिर्फ कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होते हैं या पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। नॉमिनल और रियल वाले ट्रांजैक्शन जो होंगे वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। अब कैश और पर्सनल, कैश तो हो गया नगद वाला, और पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं और उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में काम करता है, लेकिन जो रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। नीड ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन का इफेक्ट शो किया जाता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रहता है, तो हमें कैश और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड तो हमें रिकॉर्ड मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें नॉमिनल की और रियल की तो वो अकाउंट तो इसके अंदर शो नहीं होगा। तो जिसकी वजह से हमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं लेन देन के वो फ्यूचर पर्पस के लिए इकट्ठा करके रखने होते हैं, ताकि अगर बाद में हमें कुछ पता करना है कि आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है नॉमिनल और रियल अकाउंट से रिलेटेड, तो हम उस डॉक्यूमेंट को देख के सॉल्व कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी बुक। ये अकाउंट भी सब्सिडरी बुक बनाता है, लेकिन वहां से सिर्फ वहां से सिर्फ पर्सनल और कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही उठा के उसके ट्रांजैक्शन करता है, बाकी नॉमिनल और रियल ट्रांजैक्शन को वो इग्नोर कर देता है। यूजफुल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, ये अधिकतर छोटे व्यापारी के लिए काम आता है। बड़े व्यापारी को ये सिस्टम अगर वो यूज करते हैं तो वो उनके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा लेन देन करते हैं, और अगर वो ज्यादा अमाउंट में लेन देन करेंगे तो उसके अंदर उनको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करनी होगी, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को उनको दो इफेक्ट संभाल के रखने पड़ेंगे, और वो डबल एंट्री सिस्टम में हमें दो इफेक्ट का ट्रांजैक्शन मिल भी जाएगा। लेकिन सिंगल एंट्री की बात करें तो इसके अंदर हम सिर्फ एक इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, तो इसलिए ये बड़े व्यापारी के लिए, बड़े बिजनेसमैन के लिए ये सिस्टम सही नहीं रहेगा।
यहाँ पर असेट अकाउंट जो है वो ओपन नहीं किया जाता है। सिर्फ असेट अकाउंट अगर हम देखें तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको लिखा जाएगा, बाकी जितने भी असेट्स है उसको वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट है जो कि है एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या क्या इसके लाभ हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं, यूटिलिटी का मतलब है महत्व क्या क्या हो सकते हैं, उसका उपयोगिता क्या हो सकती है, वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला है इजी एंड कन्वीनियंट, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक ही तरह रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ रिकॉर्ड जो होगा हर ट्रांजैक्शन का वो बहुत इजी बन जाएगा और कन्वीनियंटली हम इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं हर ट्रांजैक्शन को। इकोनॉमिकल जो है वो पैसों से रिलेटेड होता है, मतलब यहाँ पर पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं। अगर हम ये सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए तो यहाँ पर हमें इस सिस्टम को अडॉप्ट करने में ज्यादा खर्च नहीं होगा। यूजफुल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, ये छोटे व्यापारी के लिए उपयोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो इजीली अपना ट्रांजैक्शन को इस सिस्टम को यूज करके रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉस इजीली निकाल सकते हैं। शो लेस इनकम, इस सिस्टम में जो इनकम है हर ट्रांजैक्शन की वो एक तरीके से हिडन रहती है। मतलब हिडन का मतलब है कि जो भी इनकम से हमें जो भी ट्रांजैक्शन से हमें इनकम आती है वो इनकम को ये सिस्टम हाइड करके रखता है, छुपा के रखता है। तो इसलिए हमें कितनी इनकम हुई है या कितना अमाउंट का इनकम हमारे पास आया है वो एग्जैक्टली वो नहीं बताता। ये एक तरीके से कम इनकम बताता है एक ट्रेडर का, एक व्यापारी का, बिजनेसमैन का, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे फायदे बाद में मिलते हैं। उसके बाद है सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट तो होना जरूरी थे, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा टाइम लगता था। अलग अलग लेजर्स बनाने होते थे, अकाउंट्स के बनाने होते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही तरह से रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पर टाइम भी सेव होता है। यहाँ पर ट्रेन पर्सन की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा भी हिसाब किताब आता है तो आप इसको यूज करके हिसाब किताब जो है लगा सकते हो। नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है लिमिटेड स्कोप, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो हर एक ट्रांजैक्शन का सिर्फ सिंगल इफेक्ट शो करता है, जहां पर डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये सिस्टम जो है वो लिमिटेड लोगों द्वारा ही अडॉप्ट किया जाता है और वो यूजुअली स्मॉल बिजनेसमैन या स्मॉल बिजनेस के लिए ही अडॉप्ट किया जाएगा। अगर आपका कोई लार्ज बिजनेस है जहां पर प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा है, आपके ट्रांजैक्शंस जो है ज्यादा है, लेन देन ज्यादा है, तो उस टाइम पे आप सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हैं या अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर लेन देन अगर ज्यादा होंगे तो हर इफेक्ट को आपको शो करना जरूरी है, जिसके वजह से आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी तरीके से जान सकते हो और हर ट्रांजैक्शन का आपको हिसाब किताब मालूम हो सकता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, तो ये इसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड हो जाता है और कुछ ही लोग इसको यूज करते हैं या कुछ ही बिजनेस जो है वो इसको यूज कर पाते हैं। उसके बाद है अनसाइंटिफिक। ये जो मेथड है एक तरीके से वो अनसाइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो नहीं किए जाते या कुछ भी प्रिंसिपल्स जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड, डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड वो फॉलो नहीं किए जाते, तो इसलिए इसे अनसाइंटिफिक मेथड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है अनरिलायबल। अनरिलायबल मतलब इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो भी आंसर्स हम निकालते हैं या जो भी कैलकुलेशन इस सिस्टम को यूज करके किया जाता है वो हो सकता है कि वो 100% एक्यूरेट ना हो या 100% सही ना हो, इसलिए हम इस पे 100% रिलाय नहीं कर सकते, मतलब भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इनएक्यूरेट फाइनेंशियल रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैश और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी के नॉमिनल और रियल अकाउंट जितने भी होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रहता है, इसके वजह से हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है एग्जैक्ट वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताना है तो उसमें हमें सब चीज को इंक्लूड करना जरूरी है, वो भले ही पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो। लेकिन यहाँ पर 2 चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो उसी के वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन है एक बिजनेस की वो एक्चुअली क्या है क्या नहीं है वो हम पता नहीं कर सकते। तो जितने भी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर निकलेगी या फाइनेंशियल रिजल्ट जो निकलेगा वो हो सकता है इनएक्यूरेट निकले।
एरर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, यहाँ पर अगर गलतियां होती हैं तो वो गलतियों को सुधारने का कोई भी प्रोविजन यहाँ पर नहीं बना है। डबल एंट्री सिस्टम में अगर कोई गलतियां होती हैं तो उसको सुधारने के प्रोविजंस बने हुए हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम को सुधारने का कोई भी प्रोविजन नहीं बना है। कंपैरेटिव स्टडी जो है वो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को एक ही तरफ रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस बन जाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको क्या करना है, फाइंडिंग आउट प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। मतलब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको उससे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का एक तरीका होता है, वो है अगर आप नेट प्रॉफिट में या नेट प्रॉफिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होगा आपको, वो है क्लोजिंग स्टॉक प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और उसमें माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा ऐसे। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, वो है क्लोजिंग स्टॉक प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और उसमें से माइनस करना रहेगा ओपनिंग स्टॉक। तो ऐसे करके आप प्रॉफिट या लॉस जो है निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2017। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक कैपिटल दिया है जो कि है 1 जुलाई 2016 का, एक ड्राइंग दिया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब ये एडिशनल कैपिटल है, और एक कैपिटल दिया है 30 जून 2017 का। तो 1 जुलाई 2016 और 30 जून 2017 के दो कैपिटल दे के रखे हैं। तो 1 जुलाई वाला हमारा हो जाएगा ओपनिंग और 30 जून 2017 का हमारा हो जाएगा क्लोजिंग। अब इसी से हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है कैलकुलेट करना है, वो फॉर्मूला लगा के। तो देख लेते हैं हम कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल एज ऑन जून 2017, क्योंकि हमें क्या करना था, क्लोजिंग में से ड्राइंग को प्लस करना था। तो इसलिए पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है जो कि है 9000, उसमें से प्लस करेंगे हम ड्राइंग जो कि है 500, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9500। इसके बाद इसमें से माइनस करना था एडिशनल कैपिटल, और इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है और वो अमाउंट था हमारा 1000। तो 9500 में से हम 1000 माइनस करेंगे तो 8500 आ जाएगा। इसके बाद हमें एक और चीज़ माइनस करनी थी जो कि है ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल भी हमें क्वेश्चन में दिया था जो कि था 1 जुलाई 2016 का, और वो अमाउंट है 6000। तो 8500 में से हम 6000 माइनस कर देंगे तो 2500 आ जाएगा, और ऐसे करके हम प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। तो जब क्वेश्चन में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा जो कि है नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करना है, फिर उसमें से एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, और फिर उसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करके। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, और वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो होगा उसको प्रिपेयर करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है मिस्टर अतुल जो है वो मेंटेन करता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और वो अपने जितनी भी अकाउंटिंग सिस्टम है वो इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखता है। उसने अपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है नीचे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर लिखा हुआ है और अप्रैल 1 2016 और 31 मार्च 2017 लिखा है। तो यहाँ पर जो अप्रैल 1 2016 है वो हमारा ओपनिंग कहलाएगा, और 31 मार्च 2017 जो है वो हमारा क्लोजिंग कहलाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दी है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक
सॉरी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, मैंने स्टॉक बोल दिया था, बल्कि वो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल है। तो इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी है, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दोनों की ज़रूरत होती है, क्लोजिंग कैपिटल की भी और ओपनिंग कैपिटल की भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जो है दोनों निकालना होगा। लेकिन वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, अप्रैल 1 2016 जो है उसकी एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलेंगे। उसके बाद हम 31 मार्च 2017 की एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है, स्टॉक दिया है, मशीनरी, डेटर और क्रेडिटर। कैश इन हैंड 2016 में 20,000 था, बैंक 10,000, स्टॉक 1,60,000, मशीनरी 30,000, डेटर्स 2,10,000 और क्रेडिटर 50,000। वहीं 2017 में कैश इन हैंड 30 था, बैंक 20,000, स्टॉक 1,80,000, मशीनरी 50,000, डेटर 3 लाख और क्रेडिटर 70,000। अब हमें इन पर्टिकुलर में जितने भी आइटम्स हैं उसको ये देखना होगा कि कौन सा आइटम असेट है और कौन सा आइटम लायबिलिटी है, क्योंकि हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है और उसी बैलेंस शीट को यूज़ करके हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं मिस्टर अतुल का। तो कैश इन हैंड हमारा असेट कहलाता है, तो ये असेट साइड जो है वो दर्शाया जाएगा। बैंक जो है वो भी हमारा असेट होता है, तो इसलिए उसे भी हम असेट साइड लिखेंगे। स्टॉक जो है वो भी हमारा करंट असेट्स है, इसलिए वो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा जाएगा। मशीनरी हमारा फिक्स असेट है, इसलिए उसको भी हम असेट साइड शो करेंगे। डेटर हमारा करंट असेट होता है, इसलिए उसको भी हम असेट साइड लिखेंगे। और क्रेडिटर जो है वो हमारा लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, इसलिए उसे हमें लायबिलिटी साइड शो करना होगा। अब नीचे हम एक देख सकते हैं, एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसमें लिखा है ही विड्रू 40,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ही कौन, यहाँ पर ही जो है वो है अतुल। अब अतुल ने क्या किया है, जो मिस्टर अतुल थे उन्होंने क्या किया है, 40,000 जो है बिजनेस से निकाला है, लेकिन वो पैसा किसके लिए निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये 40,000 जो है वो हो जाएगा ड्राइंग, क्योंकि अगर हम कुछ बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो वो हमारा पैसा या वो हमारा सामान ड्राइंग कहलाता है। देख लेते हैं आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें इस फिगर को लेके ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद हम इस फिगर को लेके क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसके जगह हम बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं जो कि है ओपनिंग बैलेंस शीट, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग ईयर की होनी चाहिए। यहाँ पर 2016 और 2017 दिया था, तो 2016 हमारा ओपनिंग होगा, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं इसको, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2016। इसका फॉर्मेट होगा, क्योंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसका फॉर्मेट होगा लायबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट। अब हमें क्या करना है, हमने जो आइटम्स वहाँ देखे थे उसमें फिगर आउट करना है कि कौन से असेट थे और कौन से लायबिलिटी, वो ऑलरेडी हम कर चुके थे। तो बस हमें अब जितने भी आइटम्स असेट वाले हैं उसे असेट साइड लिखने हैं, जितने भी आइटम लायबिलिटी वाली है उसे लायबिलिटी साइड लिखनी है। तो कैश हमारा असेट था, बैंक असेट था, स्टॉक असेट था, मशीनरी और डेटर असेट था, इसलिए हमने उसको असेट साइड लिखा है। और 2016 में इनकी जो वैल्यू थी हमने वो लिखी है। लायबिलिटी साइड जो है हमारा सिर्फ एक ही था, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर को हमने लायबिलिटी साइड लिखा है, ये हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है, इसलिए हमने इसको लायबिलिटी साइड लिखा है। इसके बाद हमारा यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी असेट्स या लायबिलिटी नहीं दी गई थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर हम टोटल करेंगे पहले असेट को, 20,000 प्लस 10 प्लस 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 2,10,000। जब हम इसको टोटल करेंगे तो 4,30,000 आएगा, लेकिन लायबिलिटी साइड तो सिर्फ 50,000 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। जहाँ पर कमी आती है वहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। हमारा असेट वाला ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो हमें क्या करना होगा, इस 4,30,000 को इस 50,000 से माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ आंसर आ रहा है 3,80,000। ये 3,80,000 हमारा कैपिटल कहलाएगा, और क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल निकला है तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा।
ठीक है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा क्वेश्चन में कि 2 ईयर दिए थे, ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर। तो ओपनिंग ईयर से हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जितने भी असेट्स है उसको असेट साइड लिखेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेट का टोटल करेंगे। अगर असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकल जाएगा, और कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी साइड ही निकलेगा, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी होती है। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना है। जैसे हमने अभी ओपनिंग बनाई वैसे हम क्लोजिंग भी बनाएंगे। फॉर्मेट वही रहेगा, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। अब हमें क्या करना है, जो 2017 का अमाउंट था उसी को यूज़ करना है, 2016 को यूज़ नहीं करना है। तो 2017 में भी कैश इन हैंड, बैंक, स्टॉक, मशीनरी और डेटर था, और उसका अमाउंट जितना भी था वो यहाँ लिखना है। और 2017 में भी करंट लाइबिलिटी दी थी, जो कि थी सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले असेट को प्लस करना है। असेट प्लस करेंगे तो हमारा 5,80,000 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ 70,000 है। तो 5,80,000 में से 70,000 को माइनस करोगे तो 5,10,000 आ जाएगा, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। ये बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं ऐसे करके। इसके बाद हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वैसे ही निकलेगा जैसे हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को प्लस करना है, उसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, और ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है। तो हमने जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई तो उसमें हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल गया था, जो कि था 5,10,000। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाई तो उसमें हमारा कैपिटल निकल गया था, जो कि था 3,80,000। और इस क्वेश्चन में हमें ड्राइंग भी देके रखा हुआ है, जो कि है 40,000 रुपये। एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है तो ज़रूरी नहीं है उसको लिखना, क्योंकि अगर नहीं दिया है तो उसको हम लिखेंगे नहीं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना रहता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो हम क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे जो कि है 5,10,000। उसमें हमें प्लस करना है कैपिटल, तो हम वो प्लस कर देंगे जो कि 40,000, तो हमारा अमाउंट आएगा 5,50,000। अब क्योंकि एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है तो उसे हम स्किप कर देंगे। इसके बाद ओपनिंग कैपिटल हम ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाल चुके थे, तो इस 5,50,000 में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है। तो ओपनिंग कैपिटल था हमारा 3,80,000। 5,50,000 में से जब हम 3,80,000 माइनस कर देंगे तो 1,70,000 हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी है तो आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। फिर इसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जिसके अंदर आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट दे के रखे हुए हैं, और उस एडजस्टमेंट को यूज़ करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकालना है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें श्री भगत जो है उन्होंने अपनी अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड करके बनाई है, या उसको यूज़ करके बनाई है, और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पर्टिकुलर है 31/12/2016 है और 31/12/2017 है। आपको 2 साल दिए हैं, जो कि है 2016 और 2017। 2016 जो है वो आपका ओपनिंग है और 2017 जो है वो आपका क्लोजिंग है। यहाँ पर कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज़ देके रखी हुई है, जिसको आपको फिगर आउट करना रहेगा कि कौन से आइटम असेट साइड लिखे जाएंगे और कौन से लाइबिलिटी। तो कैश एट बैंक असेट होता है, कैश इन हैंड असेट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है, स्टॉक आपका असेट होता है, फर्नीचर फिक्स असेट है तो असेट साइड लिखा जाएगा, करंट असेट करंट लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड, डेटा करंट असेट है तो असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल हमारा करंट असेट है तो असेट साइड लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी जो है वो हमारी फिक्स असेट है तो इसको भी असेट साइड लिखना है, और बिल्स पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी होती है तो इसे हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। अब 2016 का हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो उससे हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। 2017 का हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है तो उससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। इसके बाद आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा तो उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट यूज़ करने होंगे, जो कि है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस,
तो एडिशनल कैपिटल क्या होता है, जब हम क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग प्लस करते हैं उसके बाद हम एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं तो ये अमाउंट जो है 8,000 वो माइनस किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है एंड विड्रॉन 4,000 बाय हिम, 4,000 रुपये जो है उन्होंने निकाले थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये 4,000 आपकी जो है ड्राइंग कहलाएगी। इसके बाद लिखा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 2% एंड मशीनरी एट 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हमारे किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट आने लगे उसको इस्तेमाल करने की वजह से या टूट फूट की वजह से, तो वो गिरावट हमारी मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहलाती है। और मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन नुकसान होता है, तो हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने से पहले होगा। फिर वो एडजस्टमेंट से हमें जितने भी नुकसान होते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविज़न जो हो गया है, ये नुकसान है क्योंकि यहाँ से हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं बल्कि हमारे पैसे कम हो रहे हैं, तो इसलिए ये नुकसान को हमें माइनस करना होता है। तो प्रोविज़न भी हमें डेटर्स पे लगाना होगा, तो ये भी हमारा नुकसान है या लॉस है, तो इसको भी हमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में जो भी अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करना होगा और जो भी आंसर आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या ओपनिंग बैलेंस शीट। तो देख लेते हैं हम, सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखा है या ओपनिंग बैलेंस शीट लिखी हुई है, जहाँ पर लायबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट लिखा हुआ है। जितनी भी असेट्स है जो कि था कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, 2016 का जितना भी अमाउंट था वो यहाँ लिखा हुआ है असेट्स के साथ। और लाइबिलिटी जो थी बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर और बिल्स पेबल 2016 की, वो हम यहाँ लिख चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस असेट को प्लस करना है। तो जब इनको प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगा 4,11,200 और जब हम इस लाइबिलिटी को प्लस करेंगे तो अमाउंट थोड़ा कम आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4,11,200 में से 90,000, 77,200 और 1,24,000 को माइनस करना होगा और माइनस करने के बाद हमारा 1,20,000 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर हमारा ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। वैसे ही हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, जिसके लिए हमें लाइबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट लिखना होगा। जितनी भी असेट्स हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे और 2017 में जितनी भी असेट्स की वैल्यू थी वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमें जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी 2017 की वो भी हमें यहाँ लिखनी है, जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर और बिल्स पेबल थी। और यहाँ पर ये अमाउंट जो लिखे हैं वो 2017 से रिलेटेड है, तो वो लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे असेट्स को टोटल करना पड़ेगा। तो असेट्स को जब हम टोटल करेंगे तो 4,13,200 आएगा। 4,13,200 में से हमें 80,000, 74,400 और 1,16,000 को माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा फिगर आएगा 1,42,800। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा और ये बैलेंसिंग फिगर हमारी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। तो हमने क्या किया है, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया है और हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है उसमें हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया है। अब हमें क्या बनाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर हमें वो फॉर्मूला यूज़ करना होगा जो हम पिछले 2 क्वेश्चन में से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला है कैपिटल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,42,800 है, वो लिखेंगे हम। इसमें हमें प्लस करना है ड्राइंग। इस क्वेश्चन में आपको ड्राइंग देके रखा हुआ है जो कि 4,000, और वो क्वेश्चन में जो 4,000 दिया है वो नीचे जो एडजस्टमेंट दी है उसमें दिया हुआ है। तो ये हम 1,42,800 में 4,000 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,46,800। इसमें से हमें एडिशनल कैपिटल माइनस करना है और इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है तो उसको हमें माइनस करना होगा। तो एडिशनल कैपिटल हमारा यहाँ पर है 8,000। तो 1,46,800 में से 8,000 जब हम माइनस करेंगे तो 1,38,800 आ जाएगा। इसके बाद हमें एक और चीज़ इसके अंदर से माइनस करनी है जो कि है ओपनिंग कैपिटल। हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला है यहाँ पर जो कि है 1,20,000। ओपनिंग कैपिटल हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट से निकली है, तो हमें उस अमाउंट से 1,20,000 माइनस करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 18,800। ये वाला हमारा जो अमाउंट आया है वो प्रॉफिट निकला है, लेकिन बिफोर एडजस्टमेंट लिखा है, मतलब जो एडजस्टमेंट थे उसके पहले का हमारा प्रॉफिट निकला है। अब इसमें से हमें एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना होगा। अगर एडजस्टमेंट में लॉसेस हैं तो प्रॉफिट में से माइनस किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 चीज़ देके रखी थी जो कि है डेप्रिसिएशन और प्रोविजन। डेप्रिसिएशन और प्रोविजन ऑन डेटर्स जो है दोनों नुकसान होते हैं, लॉस होते हैं, इसलिए उसे हमें माइनस करना होगा। इसने यहाँ पर लेस लिखा हुआ है। अब डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर पे 2% था, मशीनरी पे 2% था। तो फर्नीचर का अमाउंट था 80,000
दोनों साल का 80,000 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80,000 का 2% निकालना होगा और वो आ जाएगा हमारा 1,600 रुपये। मशीनरी जो हमारी है 9200 है, दोनों साल में वो दोनों अमाउंट सेम ही थे, तो उसका हमें क्या करना है, 10% निकालना है, जो कि है 920। इसके बाद हमें जो डेटर थे उस पर प्रोविज़न निकालना था, और डेटर का अमाउंट हमारा जो था वो 2016 में था 60,400, और 2017 आते आते उसका अमाउंट 59,600 हो गया। तो जब हमारे अमाउंट दोनों अलग अलग होते हैं तो उसमें हमें करंट ईयर का जो अमाउंट होता है उस पर प्रोविज़न लगाना होता है। तो करंट ईयर हमारा 2017 था और उसका अमाउंट था 59,600। इस 59,600 का हम 5% निकालेंगे, तो 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,918। इस अमाउंट को हम प्लस करेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे, जो कि है 5,500। फिर हमें क्या करना होगा, 18,800 में से इस 5,500 को माइनस करना है। अमाउंट हमारा आ रहा है 13,300। अगर अमाउंट पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव फिगर में आ रहा है, नेगेटिव फिगर में नहीं आ रहा, माइनस में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे वो अमाउंट हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन अगर अमाउंट नेगेटिव आ रहा है तो वो नेट लॉस कहलाएगा। तो आपको सेम प्रोसेस इसको करनी है, बस यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट को यूज़ करना होता है अगर क्वेश्चन में दिया है तो, और अगर कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जिसमें नुकसान हो रहा है तो वो एडजस्टमेंट को हमें इस प्रॉफिट में से माइनस करना होता है। मतलब ये प्रॉफिट जो हमारा निकला था उस एडजस्टमेंट को हमें माइनस करते जाना होता है। तो यहाँ पर ये इतने सारे एडजस्टमेंट्स थे, इसको हमने प्लस करके बाहर आउटर कॉलम में लिख दिया है। फिर इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, जो कि है 13,300। अगर फिगर जो है नेगेटिव में आएगा तो वो नेट लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाने हैं, टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने हैं, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अंदर हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है क्रेडिटर का, और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है जो कि है क्रेडिटर ऑन 1 अप्रैल 2016। मतलब ये जो दिया है वो हमारा ओपनिंग क्रेडिटर है। कुछ क्रेडिट परचेज है 60,000 का, क्रेडिटर को पेमेंट किया है 40,000 का, कुछ परचेज रिटर्न कर दिया है क्रेडिटर को वो है 2,000 का, और बिल एक्सेप्ट किया गया है 20,000 का। अब हमें यहाँ पर याद रखना होगा, अगर हम टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट साइड हम उस चीज़ को शो करेंगे जहाँ पर अगर हमारी क्रेडिटर कम हो रहे हैं बिजनेस से तो वो चीज़ डेबिट साइड होगी। अगर बिजनेस में क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो वो हमारी क्रेडिट साइड शो की जाएगी। क्रेडिटर का मतलब जिससे हमने पैसा उधार में लिया है, जिससे हमें देना है, तो एक तरीके से वो लेनदार होते हैं, वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो अगर बिजनेस में क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और बिजनेस में अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो सबसे पहला है क्रेडिटर ऑन अप्रैल 1, 2016। मतलब बिजनेस ने किसी से उधार लिया है और वो हमारा क्रेडिटर बन गया है। अब क्रेडिटर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बढ़ेंगे तो कहाँ लिखेंगे हम इसको, डेबिट साइड। तो ये इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। तो इसको हमें क्रेडिट साइड शो करना होगा, और ये क्योंकि ओपनिंग है तो इसे हम बाय बैलेंस BD करके लिखेंगे। इसके बाद है कुछ क्रेडिट परचेज मतलब यहाँ पर भी हमने कुछ उधार लिया है तो क्रेडिटर बढ़ेंगे तो इसको भी हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। हमने पेमेंट कर दिया है क्रेडिटर को 40,000 का, तो बिजनेस से कुछ क्रेडिटर का अमाउंट कम हुआ है तो मतलब डेबिट साइड शो किया जाएगा। और इसके बाद है बिल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो मतलब बिल्स पेबल अकाउंट जैसा हो जाएगा। हमने उनको बिल दिया है और हमने उसको बोला है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो एक तरीके से क्रेडिटर यहाँ कम हो जाएगा, इसलिए इसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। अब इसका हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ओपनिंग क्रेडिटर जो था वो हमें यहाँ लिखना है क्योंकि क्रेडिटर हमारे बढ़ रहे हैं। उसके बाद कुछ क्रेडिट परचेज किया था तो वो भी हमारे क्रेडिटर को बढ़ाएंगे, इसलिए हमको उसको क्रेडिट साइड लिखना है। तो बाय बैलेंस BD जो लिखा है वो ओपनिंग क्रेडिटर है जो कि 30,000। क्रेडिट परचेज जो हमने किया था वो भी हमारे क्रेडिटर को बढ़ा रहे हैं, इसलिए उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे और बाय परचेज अकाउंट करके लिखेंगे जो कि 60,000। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमने क्रेडिटर को कुछ पैसे दे दिए थे तो मतलब क्रेडिटर कम हो गए, अगर कम हो जाएंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे, इसलिए टू कैश करके हम यहाँ लिखेंगे। क्रेडिटर को कुछ सामान रिटर्न कर दिया था, मतलब हमने जो कुछ उधार लिया था वो कम हो गया है, तो क्रेडिटर कम होंगे तो भी वो यहाँ लिखा जाएगा। तो टू परचेस रिटर्न करके 2,000 लिखेंगे। क्रेडिटर को बिल दिया है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, इसका मतलब बिल एक्सेप्ट हो गया है, क्रेडिटर मान गए हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उस टाइम पे हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा तो वो भी हमारा डेबिट साइड शो किया जाएगा।
अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लोजिंग क्रेडिटर निकालना था। ओपनिंग क्रेडिटर आपका इधर आया है तो क्लोजिंग क्रेडिटर आपका इधर ही आएगा। आपको क्या करना रहेगा, पहले क्रेडिट साइड को प्लस करना है, तो 60 + 30 90,000 हो जाएगा। उसमें से आपको माइनस करते जाना है 40,000, 2,000, 20,000। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर जो आएगा बैलेंस शीट की फिगर वो आ जाएगा 28,000, और ये 28,000 जो है वो हमारा टू बैलेंस सीडी निकलेगा, और ये टू बैलेंस सीडी जो होगा वो हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर कहलाएगा। इसके बाद आपको 90,000 से ये क्लोज कर देना है। तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे तो टोटल क्रेडिटर अकाउंट ऊपर हेडिंग डालना रहेगा, और फॉर्मेट आपका लेजर का रहेगा जो कि ये पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, टोटल क्रेडिटर अकाउंट जो है बना सकते हो। अब इसके बाद जो है उसके अंदर हमें निकालना है क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पर हम सेल करते हैं, अगर हम सेल करते हैं तो हमने किसी को सामान दिया है, और अगर हमने क्रेडिट पे किसी को सेल्स दिया है तो मतलब वो इंसान हमारा डेटर कहलाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर डेटर अकाउंट या टोटल डेटर अकाउंट बनाना है। यहाँ पर हमें ओपनिंग डेटर्स देके रखे हुए हैं, रिटर्न इनवर्ड देके रखा है, बिल्स रिसीवेबल देके रखा हुआ है, कैश रिसीव दिया है, और डेटर एट द एंड दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है कि हमने कितना क्रेडिट सेल डेटर को किया है। तो इसके लिए हमें टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना है। तो इसमें हमें एक रूल फॉलो करना होगा, अगर हमारा डेटर जो है वो बढ़ रहा है, डेटर का जो अमाउंट बढ़ रहा है तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। अगर बिजनेस से डेटर कम हो रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिट साइड शो किया जाएगा। डेटर कौन होते हैं, जिसको हमने पैसे उधार दिए हैं या हमने कुछ सामान उधार पे दिया है। तो अगर हमने किसी को उधार दिया है, अगर वो बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, अगर वो हमारे बिजनेस से कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग डेटर है, मतलब हमने किसी को पैसा उधार दिया है मतलब बिजनेस में डेटर बढ़ गए हैं, डेटर बढ़े हैं, तो उसे हमें डेबिट साइड लिखना है। इसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो कि था रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। हमने जिसको कुछ सेल्स किया था, जो हमारा डेटर था, उसने हमें कुछ सामान वापस दे दिया है। तो यहाँ पर डेटर का अमाउंट जो है वो कम हो गया है, डेटर कम हो गए बिजनेस से, तो डेटर जो है कम हो जाते हैं तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, इसलिए हम इसको बाय सेल्स रिटर्न करके लिखेंगे। इसके बाद था बिल्स रिसीवेबल, मतलब डेटर से हमें बिल्स रिसीव हो चुका है, तो यहाँ पर भी डेटर जो है वो कम हो जाएंगे, तो इसलिए उसको हमें क्रेडिट साइड लिखना है। इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अब हमें कैश मिल गया है डेटर से, तो हमारे डेटर बिजनेस से कम हो गए हैं, तो इसलिए उसको भी क्रेडिट साइड लिखना रहेगा। उसके बाद है डेटर एट द एंड जो है वो कम हो रहे हैं, या डेटर्स, अगर ओपनिंग डेटर हमारा डेबिट साइड आता है तो क्लोजिंग डेटर हमारा क्रेडिट साइड शो होगा, इसलिए बाय बैलेंस सीडी करके हमें इसको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें क्रेडिट साइड के अमाउंट को प्लस करना है। तो हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट जब हम प्लस करेंगे तो 2,25,000 आ जाएगा। उसमें से हमें ये बैलेंस जो है वो माइनस करना होगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1,35,000 आ जाएगा। 1,35,000 हमारा ये सेल्स निकल जाएगा, और ये सेल्स हमारा क्रेडिट सेल्स होगा, इसलिए हमें इसको टू सेल्स अकाउंट करके लिखना होगा, और नीचे हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। तो अगर हमारा डेटर बिजनेस से बढ़ रहा है या बिजनेस में डेटर का अमाउंट बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, डेटर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड, ऐसे करके हम डेटर अकाउंट जो है या टोटल डेटर अकाउंट बना सकते हैं। फॉर्मेट में हमें ऊपर जो है पहले डेटर अकाउंट या टोटल डेटर अकाउंट लिखना होगा, डेबिट लिखना होगा, क्रेडिट लिखना होगा, और फॉर्मेट वही रहेगा लेटर जैसा, जो कि ये पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बिल्स जो रिसीवेबल है उसका अकाउंट बनाना है। तो बिल्स रिसीवेबल के लिए हमें क्या करना होगा, वो टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना होगा, और एग्जैक्टली जो हमारा टोटल डेटर अकाउंट होता है वैसे ही हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट होगा। अगर बिल्स रिसीवेबल अगर हमारा बढ़ रहा है तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, और बिल्स रिसीवेबल अगर हमारा कम हो रहा है तो उसे हमें क्रेडिट साइड लिखना होगा। अगर बिजनेस पैसा किसी को उधार पे देती है या कुछ चीज़ उधार पे देती है तो वो हमारे डेटर कहलाते हैं, और अगर डेटर के पास से बिल रिसीव होता है तो वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर दिया हुआ है, बिल कलेक्टेड, बिल एंडोर्स, और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है। ओपनिंग जो है हमारा बिल्स रिसीवेबल, उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। बिल डिसऑनर बाय डेटर जो है उसको हम टोटल डेटर्स करके, जो डिसऑनर हो गया है बिल, उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। बिल कलेक्टेड अगर हो रहा है, बिल रिसीव हुआ है और उसमें पैसा आया है तो उसको हम
क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पैसा आ गया है तो बिल जो है हमारा वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो हमें क्रेडिट साइड लिखना होगा। बिल एंडोस टू क्रेडिटर की बात है, तो हमने क्या किया था, जो हमें बिल रिसीव हुआ था वो हमने हमारे क्रेडिटर को दे दिया है, तो यहाँ पर भी बिल जो है वो क्या हो गया है, एंडोस हो गया है, वो कहीं और चले गया है, बिल हमारा कम हो गया है, तो इसको भी हमें कहाँ लिखना होगा, क्रेडिट साइड। और जो क्लोजिंग है बिल्स रिसीवेबल का, उसे भी हम क्लोजिंग साइड लिखते हैं। तो जितने भी आइटम्स अभी हमने बोले हैं उसको हमें एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में बनाना होगा। इसके लिए हमें ऊपर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखना होगा, पर्टिकुलर अमाउंट लिखना होगा, इस साइड डेबिट और इस साइड क्रेडिट। ओपनिंग वाला बिल्स रिसीवेबल हम डेबिट साइड शो करेंगे। उसके बाद अगर बिल डिसऑनर हो जाता है डेटर्स के द्वारा, तो वो हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड। इसके बाद जो है हमारा अगर हमें बिल कलेक्ट किया गया है तो बिल कम हो जाएगा, इसलिए उसको हमें क्रेडिट साइड लिखना है। इसके बाद अगर हमने बिल किसी और इंसान को दे दिया है, एंडोस करना मतलब अगर हमें बिल रिसीव हुआ है डेटर से और वही बिल हमने हमारे क्रेडिटर को दे दिया है, तो उसे हम बोलते हैं एंडोसमेंट या बिल एंडोस होना, तो वो भी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस से वो बिल्स रिसीवेबल कम हो गया है। और क्लोजिंग जो बिल रिसीवेबल है वो भी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इन अमाउंट को टोटल करना होगा और इस अमाउंट से माइनस करना होगा। जब हम ये 4,000, 26,000, 2,000 और 12,000 जो है वो प्लस करके 14,000 से माइनस कर देंगे तो हमारा फिगर आएगा 30,000, और ये 30,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा, और इसको हम टू डेटर्स अकाउंट करके यहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट है जो कि है बिल्स पेबल अकाउंट बनाना है इसके अंदर हमें। तो जैसे हम क्रेडिटर अकाउंट बनाया था हमने, वैसे ही हमें बिल्स पेबल बनाना है, क्योंकि बिल्स पेबल जो है वो बिज़नेस दूसरे सामने वाले इंसान को देगी जिससे हमने कर्ज पे लिया है, और वो सामने वाला इंसान क्रेडिटर कहलाएगा। तो जब क्रेडिटर को हम कुछ बिल देते हैं तो वो बिल्स पेबल कहलाता है, और बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है। तो ओपनिंग बिल्स पेबल जो है वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्लोजिंग वाला जो है वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। इसके अंदर भी जैसे हमने टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाया था वैसे ही रूल फॉलो होगा। अगर हमारा जो क्रेडिटर है वो बिज़नेस से कम हो रहा है तो डेबिट साइड, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड। वैसे ही बिल्स पेबल अगर हमारा कम हो रहा है तो डेबिट साइड, और बिल्स पेबल अगर बिज़नेस से ज़्यादा हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दो आइटम और देके रखे हैं, जो कि है बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, और उसके बाद है बिल्स पेबल ऑनर ड्यूरिंग द ईयर। तो बिल्स पेबल डिसऑनर्ड अगर होता है क्वेश्चन में तो वो टोटल क्रेडिटर्स के नाम से शो होगा अकाउंट में, और इससे हमें डेबिट साइड शो करना होगा। और बिल्स पेबल ऑनर्ड मतलब पेमेंट दे चुके हैं हम, और अगर हमने पेमेंट दे दिया है तो उसको हमें टू कैश या टू बैंक करके देना होगा, क्योंकि अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमारा बिल्स पेबल कम हो जाता है बिज़नेस से, और बिज़नेस से अगर पैसा कम होगा, बिल्स पेबल कम होगा, तो वो हमें डेबिट साइड लिखना होगा। तो बिल्स पेबल ऑनर्ड का मतलब है पैसा दे चुके हैं हम, और ऊपर पैसा दे दिया है हमने, तो उसको हमें डेबिट साइड शो करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ओपनिंग वाला जो है हमें यहाँ लिखना होगा, क्लोजिंग वाला जो बिल्स पेबल है हमें यहाँ लिखना होगा। फिर इसके बाद जो बिल डिसऑनर हो चुका है उसको हमें टोटल क्रेडिटर करके जो है यहाँ लिखना होगा, टोटल क्रेडिटर करके यहाँ नहीं लिखना है, बिल डिसऑनर जो है वो टू क्रेडिटर करके हमें डेबिट साइड लिखना होगा। इसके बाद जो ऑनर्ड वाला है जिसमें हमने पैसा दे दिया है तो बिल्स हमारे कम हो जाएंगे, बिल्स कम हो जाएंगे तो टू कैश करके हमें इसे यहाँ लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 आइटम दिए थे, ओपनिंग, क्लोजिंग, बिल डिसऑनर और बिल ऑनर्ड। अगर बिल्स पेबल अकाउंट बना रहे हैं तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग हमेशा आपका क्रेडिट साइड होता है, तो बाय बैलेंस BD करके हम 90,000 वहाँ लिख देंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया था तो टू बैलेंस CD करके हम क्लोजिंग यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें बिल डिसऑनर दिया था, मतलब हमने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया है, तो उसको हमें डेबिट साइड शो करना है टू क्रेडिटर करके। उसके बाद इसमें बिल ऑनर था, इसका मतलब हमने पेमेंट कर दिया है तो टू कैश करके करेंगे और वो यहाँ शो होगा डेबिट साइड। इसके बाद हमें क्या करना है, डेबिट का अमाउंट प्लस करना है और ये वाले अमाउंट से माइनस करना है। जब हम इस वाले अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 5,900, ये 59,000 आएगा ये, और ये 59,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा, और उसको हम बाय क्रेडिटर अकाउंट करके शो करेंगे यहाँ पर।